हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 22 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है अमेरिका द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या NGAD प्लेटफॉर्म के तहत F-47 के बारे में जो है घोषणा किया जाना। तो उसको समझेंगे क्या है ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का एकमात्र 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दूसरा समाचार है कोलिजियम प्रणाली, भारतीय न्याय प्रणाली में कोलिजियम प्रणाली को लेकर जो विवाद है क्यों है उसको समझेंगे। और तीसरा समाचार है एक्स प्लेटफॉर्म का, जो पहले ट्विटर था उसका एक्स, उसका AI चैटबॉट ग्रोक को लेकर क्या विवाद है और उसके लिए जो वो पागलपंथी वाला या उलूल जुलूल गाली गलौज या इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े प्रश्न हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, वहां से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तस्वीर है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या NGAD अमेरिका की, और ये इसे 6th जनरेशन या छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन माना जा रहा है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यालय में इसे NGAD के तहत F-47 के नाम से जो है बोइंग को लेकर जो है, जो बोइंग विमान बनाने वाली कंपनी है उसको ठेका दिया है या उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया है। और ये माना जा रहा है कि यह लॉकहीड मार्टिन की F-22, जिसे वास्तव में एकमात्र 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है जो अमेरिकी एयरफोर्स यूज करती है, उसके एडवांस वर्जन के रूप में F-47 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो आइए जरा हम इसको पूरा समझते हैं, पूरे मुद्दे को समझते हैं। देखिए बोइंग ने 21 मार्च को यानी कल एक बड़ी जीत हासिल की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बहुप्रतिष्ठित नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम के तहत F-47 के निर्माण का ठेका जो है बोइंग को दिया है। अभी ये फिलहाल शुरुआती $20 अरब का है, लेकिन इसमें और ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो F-47 होगा इसे दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जा रहा है। $20 अरब से अधिक मूल्य के इस सौदे के तहत ये जो लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर है, जिसे एकमात्र छठी पीढ़ी का विमान, वैसे तो 5वीं पीढ़ी का विमान अनेक है, लेकिन एक्चुअल में जो 5वीं पीढ़ी का विमान जिसके सारी गुण होने चाहिए वो F-22 रैप्टर में है। दुनिया का सबसे उन्नतशील विमान है और इसे अमेरिकी सेना अब तक सिर्फ अमेरिकी सेना ही यूज करती है, उसे किसी और देश को भी नहीं दिया जाता है। तो F-22 की जगह लेने वाला और ड्रोन के साथ काम करने में सक्षम ये जो है F-47 को जो है इसमें लॉन्च किया गया है। ये F-47 जो होगा वो अत्याधुनिक छठी पीढ़ी का विमान होगा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि चीन ने भी 2 तरह के प्रोटोटाइप छठी पीढ़ी के उड़ाए थे, हालांकि उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन अमेरिका द्वारा अपने NGAD प्रोग्राम के तहत F-47 नाम से इसके बारे में कहा गया है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट को बोइंग को दिया गया है, जो लगभग 7-8 साल 10 साल लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये सबसे आधुनिक जो है फाइटर प्लेन होगा जो अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल करेगी। वो अभी भी जो F-22 यूज करती है वो भी सबसे आधुनिक है और ये उससे भी एडवांस वर्जन होगा। तो इसमें हम 2-3 चीजों को समझेंगे कि NGAD प्रोग्राम क्या है, यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम क्या है अमेरिका का, और फिर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। यद्यपि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ सूचनाएं न F-47 के बारे में बताई गई है और न ही बहुत ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन कुछ खास बातें हैं उसको भी हम समझेंगे। देखिए अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम क्या है, तो देखिए ये जो NGAD शब्दावली है इसको अक्सर एक लड़ाकू जेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो इसके प्रयास में केंद्र में है, लेकिन इसमें काफी व्यापक है। इसमें एक फाइटर प्लेन होगा F-47 होगा, उसके साथ साथ कई पूरा इसका तंत्र होगा, जिसमें एक आप कह सकते हो कि ड्रोन या एरियल व्हीकल होगा जो इसके साथ कनेक्टेड होगा, और भी कई सारी चीजें होगी। देखिए ये उच्च स्तर की सहायता के साथ सहयोगी लड़ाकू विमान होगा, ड्रोन का भी विकास होगा, नए जेट इंजन का विकास, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध सूट होगा, सेंसर, नेटवर्किंग, पारिस्थितिकी तंत्र और युद्ध प्रबंधन क्षमताओं से ये लैस होगा। इसकी जो सबसे खास बात है कि इस जो प्रोग्राम को हो पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर प्लेटफॉर्म के रूप में 2010 में ही शुरू किया गया था और ये बड़े गोपनीय तरीके से इसे चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये पिछले 5 सालों से इसकी ट्रायल उड़ानें चल रही थी और कई सारे चैनल पे विशेषज्ञों को मैंने पिछले 5-6 महीने पहले ही ये सुना था कि अमेरिका अपना NGAD पर वो उसका तैयार हो चुका है और कई बार तो उसने चीन के ऊपर से भी उड़ानें की है, जबकि चीन को पता नहीं चला है। और ये बात ट्रंप ने ये नहीं कहा कि चीन के ऊपर से उड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल से इसका ट्रायल चल रहा था और उसको उसने घोषणा कर दी है। और देखा जाए तो ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम है, इसका जो F-47 है,
ये अगली पीढ़ी के स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को एकीकृत करने वाला डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये आने वाली परिस्थितियों के साथ अपने आप को अनुकूलित करने के लिए भी ये मॉड्यूल डिजाइन है, यानी जैसे जैसे एडवांस्ड जो है टेक्नोलॉजी होगी उसके साथ ये अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इसे चूंकि अभी तक जो सबसे एडवांस वर्जन है वो 5th पीढ़ी का या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। उसमें भी कई सारे हैं। अमेरिका के F-22 है, F-35 है जिसे ट्रंप भारत को बेचना चाहते हैं, रूस का Su-57 है, 2 एक्टिव है, चीन का है J-20 और J-35 है। लेकिन एक्चुअल में विशेषज्ञों को माने तो F-22 ही एकमात्र 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे एक्चुअल में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के गुणों के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और उसे सिर्फ अमेरिकी सेना द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका किसी और देश को वो नहीं देता है, उसके लिए दूसरे देशों को देने के लिए उसके पास F-35 है। अभी तक उसका प्रोडक्शन हो रहा था लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था और ये लग रहा था कि अब अमेरिका की खास बात होती है कि वो अगर अपने किसी हाई एंड जो है एयर फाइटर को बंद करता है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर उसके पास तैयार हो गई थी और वो बातें सामने खुल के आ गई कि वो F-47 के तहत जो है इसे लॉन्च कर रहा है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में कहा जा रहा है तो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बारे में थोड़ा सा हमने तब भी बताया था जब चीन ने अपने 2 फाइटर प्लेन उड़ाए थे, उस समय भी और अभी भी। चूंकि ये एक कॉन्सेप्ट में है, एक्चुअल में किसी के पास भी कोई 6ठी पीढ़ी का विमान नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास प्रोटोटाइप, उसके पास उड़ान है, ट्रायल वाला है, लेकिन एक्चुअल में अभी जो उसके बारे में डिटेल नॉलेज है, वो क्या क्या गुण है वो कोई नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कुछ खास बातें बताते हैं, जैसे इसमें इसकी जो स्टेल्थ क्षमता है ये 5th जनरेशन में भी रहता है, 4.5 जनरेशन वाले में भी रहता है। इसकी स्टील्थ क्षमता और भी बेहतर है, यानी ये उन्नत स्टील्थ तकनीक रडार से होता है, इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कम करती है, जिससे विमान की पहचान प्रणालियां और भी संक्षिप्त हो जाती है। इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह के मटेरियल का डिजाइन किया गया है कि रडार के द्वारा इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन के समान है। तो इसका जो स्टील्थ क्षमता है वो और उन्नत है 5th जनरेशन के बाद। दूसरी है ये AI के साथ इंटीग्रेटेड है। और भी जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कंप्यूटर के साथ, एनालॉग के साथ वो चलते, कंप्यूटर के साथ वो डिजिटल तरीके से वो काफी नेटवर्क के साथ रहते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये कन्वर्जेंस उससे कहीं ज्यादा है और ये वास्तविक समय में निर्णय समर्थन, स्वायत्त संचालन, बढ़ी हुई स्थितिजन जागरूकता आदि ये प्रदान कर सकती है। एक और जो उसकी सबसे खास बात है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में नहीं है वो हाइपरसोनिक स्पीड क्षमता है। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकते हैं और उसमें सुपर क्रूज की स्पीड होती है, यानी बिना आफ्टर बर्नर जलाए भी वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकते हैं। ये 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी एक्चुअल गुण होती है और इस तरह से स्टील्थ और वो दोनों मिला के केवल F-22 ही होता है, यानी सुपर क्रूज और स्टील्थ दोनों क्षमता के साथ तो F-22 आता है। Su-57 में सुपर क्रूज है, लेकिन F-35 उसमें स्टील्थ उतनी नहीं अच्छी है और F-35 में स्टील्थ अच्छा है लेकिन सुपर क्रूज की क्षमता नहीं है। तो ये कुछ कमियां रहती है, जिसलिए मैं बार बार कहता हूं कि F-22 एकमात्र 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब उसका एडवांस वर्जन ये है, ये हाइपरसोनिक यानी मैक 5 की स्पीड से ज्यादा तेज चलने में ये विमान सक्षम है। अगर हैं तो ये माना जा रहा है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार अमेरिका का चीन के J-35 ने इसी तरह के एक NGAD विमान को उसने देख लिया था, लेकिन जब उसका पीछा करने लगा तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो J-35 विमान उसके लाइट को भी नहीं छू पाया। क्योंकि वो हाइपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। तो अभी तक कोई भी विमान हाइपरसोनिक स्पीड से चलने के लिए, यहां तक कि कुछ मिसाइलों को छोड़ दिया जाए तो कोई एयर डिफेंस मिसाइल भी हाइपरसोनिक स्पीड से चलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ इसमें निर्देशित ऊर्जा हथियार है, यानी लेजर गाइडेड चलते हैं। इसके द्वारा जो लेजर गाइडेड ही ये हमले करेंगे अपनी रक्षा के लिए और ज्यादा। बाकी ये अन्य हथियार भी ले जाने में सक्षम है, लेकिन अपने जो डॉग फाइट में है उसमें ज्यादातर ये लेजर गाइडेड से चलने में ये सक्षम होंगे। नेटवर्क केंद्रित युद्ध होगी, यानी इसमें क्या होगा कि एक मेन उड़ेगा, उसके साथ ढेर सारे जो है इसी तरह के ड्रोन जो है उनके साथ कनेक्ट रहेंगे और इस तरह से ये नेटवर्क आधारित युद्ध भी लड़ सकता है और वही इसको मानव रहित क्षमता भी देता है। यानी इसमें लचीलापन है मानव के साथ और मानव रहित, यानी एक मानव और मानव रहित दोनों तरीके से इसे उड़ाया जा सकता है। तो ये कुछ गुणों के साथ आने वाला
सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो F-47 नाम दिया गया है या नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सारे गुण होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी गुण हो या इसमें से कुछ गुण नहीं भी हो, लेकिन एक जो सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें मोटे मोटे तौर पे इन्हीं गुणों को माना गया है। तो आप इसे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया जो है रणनीतिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई है अमेरिका के द्वारा। अगला जो हमारा समाचार है वो है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कोलिजियम प्रणाली को लेकर जो है विवाद रहता रहा। अभी क्यों है? अभी है एक जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के कोलिजियम के हिस्सा है, यानी सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के। उनके घर में 14 मार्च को ये लगा था कि आग लगा था, वो लोग परिवार नहीं थे, और जब फायर ब्रिगेड गया तो उनके घर से काफी मात्रा में जो है कैश मिला था, अनअकाउंटेड, और कैश तो अनअकाउंटेड होता है। उसके बाद ये मामला आया कि इनको कोलिजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसको लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है। और कोलिजियम को ये मामला इतना गरमाया हुआ है कि राज्यसभा में मामला उठा था और राज्यसभा के सभापति ने कहा कि अगर एनजीए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रहता तो इस तरह के मामले को वह देख सकता था। तो आइए इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में क्यों है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। और ये तब हुआ है जब उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर नकदी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, जहां 14 मार्च को आग लग गई थी। क्या नकदी है क्या नहीं, लेकिन ये मात्रा करोड़ों में बताई जा रही है, यानी कि करोड़ों में भी दहाई अंक में यह आंकड़ा बताया जा रहा है। कानूनी हलकों में हलचल पैदा करने के अलावा इस घटनाक्रम की गूंज संसद में भी सुनवाई दी, जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने न्यायाधीशों के आवास पर नकदी से जुड़े घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस समस्या से निपटा गया होता तो शायद हमें इस तरह के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता। और जब ये बात कर रहे थे तो वो एक तरह से बात बता रहे थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के बारे में। उनका कहना था कि भारतीय संसद के इतिहास में ये ऐसा अधिनियम था जिसे सर्वसम्मत से एक व्यक्ति जो है इससे उपस्थित था, बाकी पूरे दोनों सदनों के संसद ने इसे सर्वसम्मत से पास किया था। 16 राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन था, राष्ट्रपति द्वारा यह अनुमोदित था, राष्ट्रपति द्वारा यह समर्थित था, और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक झटके में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय यह कार्रवाई करके इसे बचाने का प्रयास किया गया होता संसद ने, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो इस तरह से हमारे सामने क्या मामला है? कोलिजियम का मामला है और एनजीएसी का मामला है। हम इन दोनों मामले को देखते हैं। कोलिजियम के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रणाली है जिसके द्वारा भारत में उच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। भारत के जो व्यवस्था है 124 और 217, उसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और इसके लिए उनको सलाह देने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सलाह पे राष्ट्रपति ये नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पे सलाह से फिर ऐसा कोई मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसले आए, उसको जजेस मामले बोलते हैं, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस मामले। इन मामलों में आते आते एक कोलिजियम प्रणाली आई कि राष्ट्रपति को सिर्फ जब वो बात आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका कोलिजियम है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और सीनियर मोस्ट जज रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में सलाह देंगे, और हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज, और उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सहमत होगा। तो ऐसे मामले में ये जो है निर्णय राष्ट्रपति के पास जाता है, और जो सलाह को बाध्यकारी मान लिया गया, कॉन्करेंस मान लिया गया, यानी उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं। तो ये बात जो है देखा जाए तो कोलिजियम हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं था। ये न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस मामले के 3 मामलों के द्वारा ये एक तरह से ये व्यवस्था यहाँ पे आई है। तो इसलिए ये हमारे संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये प्रणाली आई है। और इसमें जो कोलिजियम है, जैसे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है, इसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और इसमें उस समय के 4 अन्य जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं।
उच्च न्यायालयों में भी कोलिजियम होता है, उसमें उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। तो जो यशवंत शर्मा जी थे, ये दिल्ली उच्च न्यायालय का जो कोलिजियम था उसके एक सम्मानित सदस्य ये उसमें थे। और अपनी प्रकृति के अनुसार, चूंकि सीनियरिटी पर होता है, अगर कोई जज रिटायर होता है तो अपने आप उसका खाली हो जाता है, नीचे से आ जाता है, और ऐसे में इसकी सदस्यता बदलती रहती है। इसका कार्य क्या है या कैसे काम करती है, तो देखिए नियुक्ति के मामले में जैसे जो है अपने अपने हाई कोर्ट के लिए भी उनके द्वारा नियुक्ति होती है, यह सिफारिश सरकार के पास जाती है, उसकी भूमिका होती है आईबी आदि से जांच करके जानकारी इकट्ठा करे, और अगर कोई मामला रहता है तो सरकार एक बार सलाह इनकी वापस करती है सिफारिश को, और अगर पुनः वापस कर दिया जाता है तो उसे सरकार मान लेती है। अब तक यही व्यवस्था चलता रहा था, लेकिन कुछ समय पहले तक जो है मामला थोड़ा टकराहट आ गया था। सरकार ने कई मामले, कोलिजियम के कई फैसले को न केवल बार बार जो है उसको वापस किया, बल्कि कई बार उस मामले को काफी समय तक रोका रखा। तो अब वो एक अलग मुद्दा है टकराहट का, न्यायपालिका का और कार्यपालिका का। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कोलिजियम पे कई सारे वाद विवाद या आरोप लगते रहते हैं। उसके बारे में देखा जाए तो देखिए, आलोचकों ने बताया कि कोलिजियम प्रणाली अपारदर्शी है, ओपेक है, क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है। इसे बंद कमरे में होने वाला मामला माना जाता है, जिसमें पात्रता मानदंड, यहां तक कि चयन प्रक्रिया के बारे में भी कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। इस बारे में कोई सार्वजनिक बैठक जानकारी भी नहीं कि कोलिजियम की बैठक कब हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें क्या चर्चा चल रहा है, उसमें क्या निर्णय लिया जा रहा है। ऐसे में इस प्रणाली पर वकील तक भी जिनका नाम पर चर्चा चलता है उन्हें भी नहीं पता होता, और इस पर इनकी नियुक्त प्रक्रिया को लेकर भाई भतीजावाद पे आरोप लगते रहते हैं। और यह लंबे समय से न्यायपालिका और सरकार के बीच का भी विवाद का कारण है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका का कृत्य होती है और न्यायपालिका न्याय देने का कृत्य होती है। ऐसे में ये होता है कि अधिकार जो है शक्तियों का निर्णय लेने की शक्तियों, यानी किसी न किसी के अधिकारता में हस्तक्षेप करने की बात होती है। न्यायपालिका जहां कहती है कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए न्यायिक नियुक्तियों में या ट्रांसफर में वो पूरी तरह से स्वतंत्रता जरूरी होती है, इसलिए वो कोलिजियम के निर्णय को स्वतंत्र मानती है। जबकि सरकार का या कार्यपालिका का मानना है कि नियुक्ति और ट्रांसफर एक तरह से पूरी तरह से ये कार्यपालिका कृत्य है और इसे कार्यपालिका के नियंत्रण में होना चाहिए। इसको लेकर क्या विवाद आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इसको लेकर एक विकल्प अपनाया गया था, एनजीएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये जो निर्णय लिया गया था इसे अपनाने का, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे वर्ष 2000 में, तब उन्होंने एक आयोग गठित किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज थे न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग, उनके द्वारा ही कोलिजियम की जगह एनजीएसी या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट या कमीशन की बात कही गई थी। और उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि मुख्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश होने चाहिए, केंद्रीय कानून मंत्री हो, और राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुना जाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए 5 सदस्यीय बनाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 अन्य न्यायाधीश और बाकी कानून मंत्री और एक जो है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श से जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुना जाने वाला एक व्यक्ति था। यानी एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने बताया था कि न्यायपालिका का ही उसमें बहुमत होना चाहिए, हालांकि उसमें लॉ मिनिस्टर भी होना चाहिए और एक बाहर का भी आदमी होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए जब मोदी सरकार आई थी तो 2014 में संसद में एक एनजीएसी एक्ट लाया गया था, और इसमें कुछ इस तरह से व्यवस्था किया था कि न्यायपालिका और बाहर के जो है लोग बराबर हो गए थे। इस तरह से जो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी थी निर्णय में, वो हट गई थी। जबकि चलैया आयोग में वो एक तरह से देखा जाए तो 3-2 में भी बनी हुई थी, और जो एक व्यक्ति एमिनेंट ज्यूरिस्ट था वो भी राष्ट्रपति चीफ जस्टिस वह भी करना चाहिए था। एक तरह से वो 4 और 1 का बहुमत उसमें था। तो यहां पे ये बात की गई थी और ये बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत से पास हुआ था। आधे से ज्यादा राज्यों द्वारा, चूंकि संघीय मामला वाला है, आधे से राज्यों द्वारा इसे अनुसमर्थित था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है पूरी तरह से न्यायपालिका का न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया, और न्यायिक स्वतंत्रता हमारे आधारभूत संरचना का हिस्सा है, उसके आधार पर इसे पूरी तरह से असंवैधानिक कर दिया। तो वो मामला है इसमें एनजीएसी का मामला और कोलिजियम सिस्टम का मामला। अगला जो हमारा समाचार है वो है GRO के ग्रॉक। ये एक्स प्लेटफॉर्म जो है, जो पहले ट्विटर था एलन मस्क का, उसका एक AI चैटबॉट है। और ये आजकल अपने जो है कह सकते हो कि पागलपंथी वाले प्रतिक्रिया देने के लिए ये चर्चा में है। चर्चा में इतना है, कई बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे जो कि उनके सोशियो पॉलिटिकल विचारधारा को
करते हो और वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं आप एक उदाहरण 3 इडियट फिल्म देखो, तो उसमें जो चतुर रामलिंगम था, एक बार जब उसे अजीब सा लिखा हुआ पढ़ा मिल गया, तो जब प्रिंसिपल की मजाक कर रहा था तो जो मंत्री जी थे वो बड़े खुश थे, हंस रहे थे। लेकिन जब वो वही बात मंत्री जी के लिए करने लगा तो विचलित होने लगे। तो वही चीज इधर भी दिख रहा है कि ये एक तरह से किसी के लिए भी ये तैयार ही, ये जो एआई चैटबॉट है वो तैयार ही इसीलिए है, इसी तरह के सिस्टम के लिए एंटी वोकिज्म पे तैयार है, जो कि अपने इसी ह्यूमर और ये चीजों के लिए करने के लिए तैयार है। और वो वहां तक तो ठीक है, एंटी ह्यूमर तक तो ठीक है, लेकिन इसके द्वारा किसी के बारे में अनर्गल और यहां तक कि गाली गलौज वाले शब्दावली का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब इसको लेकर काफी आलोचना है, सरकार ने भी चूड़ी टाइट की है इनके एक्स को लेकर, और उसको लेकर जो है एक्स जो है कर्नाटक में जो है बेंगलोर हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। तो इस मामले में जो 2-3 पहलू है, एक्स का दावा है कि भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, और ये हम जो है प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म मीडिया जो प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर उपलब्ध होता है। तो इन दोनों आधारों पर इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर जिम्मेदार है, इसको प्लेटफॉर्म माना जाए नहीं माना जाए, या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए या नहीं दी जाए, या इस पर कितना विश्वास किया जाए, या इसको रेगुलेट करने की क्या आगे की प्रक्रिया की जाए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है उसको समझने की जरूरत है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो ठीक है मनुष्य के तरह सोचने पर है तो ये एक सॉफ्टवेयर और है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर के बारे में उसके जनक चार्ल्स बेबेज का कहना है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप इनपुट दोगे, अगर आप कचरा इनपुट दोगे तो कचरा बाहर निकलेगा। वही चीज ये दिखा रहा है कि जो भी उसको हम ये क्या कर रहा है, उसको एक्स के प्लेटफॉर्म पे जो विभिन्न तरह के विचार है वहीं से अनुभव उन्हीं को लेकर अपने तरह से जोड़ जाड़ के वो सामने प्रस्तुत कर दे रहा है, ह्यूमर, गाली गलौज और उस चीज के आधार पे। तो आइए चलिए देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। मुद्दा क्या है? देखिए, भारत सरकार ने एलन मस्क के एक्स के साथ उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चैटबॉट ग्रोक द्वारा उत्पन्न पागलपंथी वाले प्रतिक्रियाओं के लिए संपर्क साधा है। सरकार के कई लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई द्वारा किए जाने वाले जवाबों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। देखिए, ग्रोक कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए जब ग्रोक किसी उपयोगकर्ता को उसके सबसे प्रमुख पारस्परिक संबंधों के बारे में जवाब देते समय गाली का उपयोग करता है या अन्य झूठे या बिना जांचे परखे कोई जवाब देता है, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि वैसे जैसे हम अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या एक्स पर ही कोई पोस्ट लिखते हैं तो एक्स कहता है कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, हम मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो जैसा आता है हम परोस देते हैं। तो ठीक है, हमें पता है अगर हमारे बारे में कोई चीज गलत लिखा गया है या मैं किसी के बारे में गलत लिखा हूं तो वो हम पे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ग्रोक्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अगर हम किसी के बारे में हमारे बारे में कोई गलत कार्रवाई करता है या हमें गाली गलौज ही करता है अपने जवाब के दौर में, उसको कैसे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कहां से? क्योंकि पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये मुद्दा जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ग्रोक के पागलपंथी के लिए कौन जिम्मेदार है, एक प्रमुख प्रश्न है। देखिए, अभी तक क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हम कोई पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, मेटा पे कर रहे हैं या और कौन कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदार हैं। इसको लेकर जो है यूट्यूब जो है उसको अपना एक सेफ हार्बर क्लॉज मिला होता है। सेफ हार्बर क्लॉज ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं या जो मीडियम होते हैं वो माध्यम है, उनको इससे नहीं मतलब है कि उस पर क्या, हालांकि वो पहले कोशिश करते हैं उसको रोकने की, लेकिन फिर भी वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। उसके लिए संदर्भ है कि अगर कोई मामला आता है तो अगर उससे प्रवर्तन एजेंसियां कहती हैं कि ये गलत है तो उसे हटा लिया जाता है, या उसके सीधे सीधे उसकी पहचान को बता दिया जाता है कि ये पहचान कहां से उत्पन्न हुआ था। तो इस आधार पे वो सेफ हार्बर का दावा करते हैं। अगर ये सेफ हार्बर न रहे तो हमारे द्वारा कही गई यूट्यूब पे या जो कुछ भी बात को लेकर यूट्यूब जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन हमारे यूट्यूब पर कही गई किसी बात के लिए यूट्यूब जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को सेफ हार्बर मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन एआई चैटबॉट के मामले में अभी क्या है कि वो तो पीछे से जो है उसको वो जो सामने ला रहा है, हम अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जो सामने ला रहा है वो तो एक्स का प्लेटफॉर्म है, वो एक्स का चैटबॉट है। और जिस तरह से वायरेबिलिटी है, ऐसे प्लेटफॉर्म के भाषण को देखते हुए इसका वास्तविक दुनिया में काफी नुकसान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के जो है उसके विरोधी लोग उसका प्रचार करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तो ग्रोक ने कहा है। अभी अगर वो कहेंगे तो
वो उसके लिए लाइबल हैं, लेकिन वो ग्रोक का हवाला देके कह सकते हैं कि ये ग्रोक ने कहा है, तो ये मुद्दा है कि इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। और कानून निर्माताओं के लिए निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न है। और इसका एक हवाला ये देते हैं कि हम प्लेटफॉर्म हैं और इसलिए हमें इससे फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो बताता है, एक्स कहता है कि भारत सरकार को पता है कि उसने ओपन इंटरनेट पर प्रशिक्षित किया गया है, यानी जो कुछ ऊपर उपलब्ध है आम इंटरनेट पे, वहां से ही वो जानकारी लेके उसे प्रस्तुत करता है। तो इसलिए देखा जाए तो जो इंटरनेट पे पहले से लोग व्यक्ति हैं, उन्हीं को लेकर अगर गाली दे रहा है तो गाली पहले से उपलब्ध है, उसी को वो लेकर प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा यह है कि इसमें भाषण जो है भारत में एक अत्यधिक संरक्षित श्रेणी है, यहां तक कि हमें मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है मूल अधिकार के तहत हमारा संरक्षित है, उसका भी हवाला दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे संरक्षित करने की बात की जा रही है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रोक एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है और उसे उसका दावा नहीं कर सकता है जो एक व्यक्ति का दावा करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि और ग्रोक जो है वो प्लेटफॉर्म का भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ग्रोक अनिवार्य रूप से निर्धारित करता है कि आगे वो शब्द का चयन क्या होगा, और इसके लिए वो आप नहीं कर सकते कि हमने पीछे से पढ़ा तो लाया है। वो शब्दों का चयन आप कर रहे हो, आप वो रिस्पॉन्सिबल दे रहे हो। ऐसे में ये न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है, न प्लेटफॉर्म का दावा कर सकता है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इसके लिए एक्स और उसके लोग ही जिम्मेदार हैं। अब यह प्रश्न है कि एक्स जिम्मेदार है तो उसको बनाने वाला जिम्मेदार है, उसका मालिक जिम्मेदार है कि नीचे का जिम्मेदार है? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर निश्चित रूप से अभी फैसला करने की जरूरत है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या हमें ग्रोक या अन्य चैटबॉट पर भरोसा करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जैसे मैंने कहा कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट की बात चार्ल्स बेबज ने कहा है कंप्यूटर के लिए, तो ये भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और ऐसे में ये जिन सूचनाओं और डेटा पर पढ़ता है उसी डेटा और सूचनाओं के आधार पर ये जानकारी देता है। इसलिए चैटबॉट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दी गई किसी भी सूचना को आप ध्रुव सत्य तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे आपकी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वैसा मानकर करते हैं तो ये निश्चित रूप से आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं जिस चीज की वो बात है। दूसरी बात यह है कि इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कुछ चैटबॉट अपने एआई मॉडल के लिए पहले से ही तैयार है, उनको पता है उनके एआई मॉडल की कमी है। जैसे गूगल का एआई मॉडल है जेमिनी, इसने भारत में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब से ही उसने कहा था, राइडर लगा दिया था अपने जेमिनी में कि कुछ तरह के सवालों के जवाब वो नहीं देगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जा सकता है। तो इस तरह की भी चीजों की आवश्यकता है चैटबॉट को इस तरह से ट्रेंड करने के लिए। लोग बताते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो देखिए लोगों का कहना है कि चैटबॉट को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं, हालांकि उसको तोड़ने के और भी तरीके उपलब्ध हैं। जैसे इसी जो चैटबॉट है, लोगों को लग रहा है कि ये तैयार है, इसको तैयार किया गया है बचने के लिए, लेकिन लोग इसकी लिमिट पर ले जाके जेल ब्रेकिंग कराते हैं। जेल ब्रेकिंग ये होता है कि उसको ट्रेंड किया उसको देखा जाता है कि क्या ये ऐसा, जैसे किसी व्यक्ति को उसकी आत्महत्या, यानी इस पे लोग प्रश्न पूछे कि चलो देखते हैं कि ये, जैसे एक चाइना का डीप सीक आया था ना, उससे पहले बार पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो भारत और ये सारी चीजें दिखाने लगा, और ये जैसे पता चला फिर वो दिखाना बंद कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये जो है लोग उकसाते हैं चैटबॉट्स को उस तरह के प्रश्न, विवादित प्रश्नों के जवाब देने के, और वो ग्रोक में भी ये चीजें दिखाई दे रही है। लोग क्या कह रहे हैं कि इसको कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने का सीधा साधा तरीका यही है कि इसे निगरानी करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जो डेवलपर हैं उनको, जैसे जेमिनी ने किया, और उनको कोशिश करना चाहिए कि इनबिल्ट ये राइडर लगाएं ताकि इस तरह की चीजों से कम से कम फिल्टर हो जाए और बचा जा सके। बिल्कुल आप इसे अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर छूट नहीं दे सकते हैं। और बाकी अभी चूंकि ये नया डेवलपमेंट होता क्षेत्र है, जैसा कुछ आएगा उसको हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।